साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर रमाकांत अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। मैं आज आप लोगों को रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। रिकार्डो के लगान सिद्धांत को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग लगान का अर्थ जानेंगे। सामान्यतया लगान से तात्पर्य हम भूमि, दुकान, मकान, खेत आदि के प्रयोग के बदले में उसके स्वामी को जो भी पुरस्कार दिया जाता है उसे लगान कहते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में लगान का कुछ दूसरा ही अर्थ है। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का वह भाग जो भूस्वामियों को भूमि के प्रयोग के बदले में दिया जाता है उसे हम लगान कहते हैं। अब लगान की परिभाषा हम देखेंगे। लगान की दो दृष्टिकोण से परिभाषाएं दी गई हैं अर्थशास्त्रियों के द्वारा। एक है प्रतिष्ठित परिवार के द्वारा दी गई परिभाषाएं, इसमें डेविड रिकार्डो, प्रोफेसर मार्शल एवं प्रोफेसर कार्वर की परिभाषाएं आती हैं। दूसरी ओर लगान की आधुनिक परिभाषाएं भी दी गई हैं, इसमें हम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन एवं प्रोफेसर बोल्डिंग के द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम सम्मिलित करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्रतिष्ठित परिभाषा है डेविड रिकार्डो के द्वारा जो दिया गया है उस लगान की परिभाषा को हम समझेंगे। डेविड रिकार्डो ने लगान को परिभाषित करते हुए कहा है कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। तो यहाँ पर डेविड रिकार्डो की परिभाषा को हम देखेंगे तो यहाँ पर दो विशेष शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। पहला भूमि की मौलिक शक्ति और दूसरा भूमि की अविनाशी शक्ति। इसका तात्पर्य रिकार्डो का यह था कि भूमि में जो उर्वरापन होता है, उपजाऊपन होता है, उसके प्रयोग के बदले में भूमिपति को जो पुरस्कार दिया जाता है उसे ही उन्होंने लगान कहा है। इस तरह से हम डेविड रिकार्डो की परिभाषा की विशेषताएं देखें तो निम्न विशेषताएं हैं। पहला कि भूमि की अविनाशी शक्ति से तात्पर्य भूमि की उपजाऊपन से है उनका, और उन्होंने लगान का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया है। संकुचित अर्थ में प्रयोग से तात्पर्य यह है कि उनके अनुसार केवल भूमि को ही लगान प्राप्त होता है, उत्पादन के अन्य साधनों को लगान प्राप्त नहीं होता। और उन्होंने लगान को एक प्रकार का आधिक्य या सरप्लस कहा है, क्योंकि उनके अनुसार भूमि स्वामी को लगान बिना परिश्रम के प्राप्त होता है, क्योंकि वह जितनी लागत लगाता है उसकी तुलना में उसे अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इसीलिए एक आधिक्य के रूप में वे लगान को देखते हैं। अब हम इसके बाद आधुनिक परिभाषा जो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा दी गई है उस परिभाषा को हम देखेंगे। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने लगान को परिभाषित करते हुए कहा है, किसी साधन का लगान उस साधन में उस बचत को कहते हैं जो उसे न्यूनतम राशि के अतिरिक्त उपलब्ध होता है, जिसके कारण यह साधन उस व्यवसाय में कार्य करने के लिए आकर्षित होता है। तो जो आधुनिक परिभाषा है उसकी विशेषताएं ये हैं कि लगान एक सामान्य पुरस्कार है। सामान्य पुरस्कार का मतलब यह है कि केवल भूमि ही नहीं, उत्पादन के जो अन्य साधन होते हैं वो भी लगान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लगान को साधन की वास्तविक आय में से जो अवसर लागत है उसको घटा देते हैं, तो जो अतिरिक्त मिलता है उसको उन्होंने लगान कहा है। इसको हम आइए एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक आय क्या है और अवसर लागत क्या है। ध्यान दीजिए, हम वास्तविक आय को साधन की वर्तमान आय भी बोलते हैं और औसत लागत को हस्तांतरण आय भी कहा जाता है। तो वास्तविक आय और अवसर लागत के माध्यम से आधुनिक अर्थशास्त्री लगान कैसे उत्पन्न होता है, इसको किस तरह से स्पष्ट करते हैं, आइए एक उदाहरण के द्वारा हम समझें। कि मान लीजिए एक इंजीनियर है, ठीक है, यह बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में काम करता है, तो उसको 2 लाख सैलरी प्रति माह मिलती है। अब मान लीजिए यह इंजीनियर भिलाई स्टील प्लांट को मान लो छोड़कर जाए
तो वह मान लीजिए टाटा स्टील फैक्ट्री में काम करे, तो वहां उसको मान लीजिए 1.5 लाख रुपए मासिक मिलने की संभावना है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि वर्तमान में उसको 2 लाख रुपए की आय प्राप्त हो रही है, और छोड़कर वो जाता है तो उसको अन्य अवसर पर 1.5 लाख रुपए मिलने की संभावना है, या वह एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित होगा। जैसे पहला प्रयोग है यहाँ भिलाई स्टील प्लांट, वहां से वह दूसरे प्रयोग टाटा स्टील में मान लीजिए जाता है तो उसको 1.5 लाख मिलने की संभावना है। तो दोनों का जो अंतर होगा, यानी वास्तविक आय वर्तमान में वो 2 लाख रुपए प्राप्त कर रहा है, उसमें से हम 1.5 लाख को घटा देंगे तो उसको जो वर्तमान आय के मतलब अवसर लागत के ऊपर जो वर्तमान में 50,000 रुपये अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो रही है, यही आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान है। मतलब वर्तमान आय में से वह दूसरे प्रयोग में जाए तो उसको कितना मिल सकता है, उसको हम अवसर लागत या हस्तांतरण आय कहते हैं, उसको घटा देंगे तो जो आता है वही वर्तमान अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान है। अब दोनों ही दृष्टिकोण से हमने प्रतिष्ठित दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, दोनों ही दृष्टिकोण से हमने लगान का सिद्धांत, लगान का क्या अर्थ है ये जान लिया। अब इसके बाद हम रिकार्डो के लगान सिद्धांत को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। रिकार्डो ही प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने लगान का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया है, और डेविड रिकार्डो के सिद्धांत को लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत कहा जाता है। और रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्ति के प्रयोग के बदले में दिया जाता है, जिसका हमने लगान की परिभाषा जानने के समय पहले इसकी हम व्याख्या और अर्थ डिटेल में जान चुके हैं। अब हम देखेंगे रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अंतर्गत कि रिकार्डो के अनुसार लगान कहाँ पैदा होता है, वेयर डज रेंट अराइज। फिर दूसरा यह देखेंगे कि लगान क्यों पैदा होता है, व्हाई डज रेंट अराइज। फिर हम विस्तृत खेती में लगान की उन्होंने व्याख्या कैसे की, रेंट अंडर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, ये देखेंगे। फिर हम गहरी खेती में लगान कैसे उत्पन्न होता है, रेंट अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन, इसकी व्याख्या रिकार्डो ने की है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले अब हम जानना चाहेंगे कि लगान कहाँ पैदा होता है। तो रिकार्डो के अनुसार लगान सिर्फ भूमि साधन को प्राप्त होता है। उत्पादन के जो अन्य साधन होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं उत्पादन के 5 साधन हैं, तो श्रम है, पूंजी है, संगठक है, साहसी है, उनको लगान प्राप्त नहीं होता। रिकार्डो के अनुसार सिर्फ भूमि को ही लगान की प्राप्ति होती है, और उनके अनुसार भूमि को लगान क्यों मिलता है, क्योंकि भूमि में सीमितता के गुण होते हैं, इसी कारण लगान पैदा होता है। अब दूसरा हम ये जानेंगे कि लगान क्यों पैदा होता है। तो रिकार्डो के पहले प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे फिजियोक्रेट्स, उन्होंने कहा कि लगान प्रकृति की उदारता का परिणाम होता है। उनके अनुसार, प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति बहुत दयालु है, उदार है, इसीलिए जब हम किसी भूमि पर या खेत पर खेती करते हैं और जितनी हम लागत उस खेत में लगाते हैं तो उस लागत की तुलना में हमें अधिक अनाज प्राप्त होता है, और जितना अधिक अनाज मिलता है प्रकृतिवादियों के अनुसार वही क्या होता है, लगान होता है। ये रिकार्डो के पहले लगान के संबंध में प्रकृतिवादियों का क्या मत था ये उन्होंने बताया, परंतु रिकार्डो ने प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत की आलोचना की और ये कहा कि लगान प्रकृति की उदारता के कारण उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि उनके अनुसार लगान प्रकृति की कंजूसी या भूमि की सीमितता के कारण उत्पन्न होता है। उनके अनुसार चूंकि प्रकृति ने उपजाऊ या अच्छे किस्म की भूमि की मात्रा सीमित मात्रा में उपलब्ध कराई है, इसीलिए लोगों को जब अधिक जनसंख्या बढ़ती है तो उपजाऊ भूमि कम होने के कारण कम उपजाऊ भूमि या घटिया भूमि पर खेती करना पड़ता है। इसीलिए उनके अनुसार अधिक उपजाऊ भूमि की जो उपज है और निम्न उपजाऊ भूमि की उपज है, उन दोनों के उत्पादन में अंतर आ जाता है, और उनके उत्पादन में जो अंतर होता है उसी को रिकार्डो ने लगान कहा है। इसको उन्होंने जो अधिक उपजाऊ भूमि है उसको अधिक सीमांत भूमि कहा है,
और जो निम्न उपजाऊ भूमि है उसको उन्होंने सीमांत भूमि कहा है। तो इस तरह से अधिसीमांत भूमि के उपज और सीमांत भूमि के उपज, दोनों के उपज में जो अंतर होता है उसको हम लगान कहते हैं रिकार्डो के अनुसार। इस तरह से रिकार्डो के अनुसार लगान केवल भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्ति के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। इसके बाद अब हम देखेंगे रिकार्डो के लगान सिद्धांत को कि वह विस्तृत खेती में किस प्रकार से लगान उत्पन्न होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम विस्तृत खेती का अर्थ जानेंगे। विस्तृत खेती से तात्पर्य यह होता है कि हमको यदि अधिक अनाज उत्पादन करना है तो हमको अधिक भूमि को काम में लाना पड़ेगा। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने लगान निर्धारण हेतु एक ऐतिहासिक उदाहरण दिया है। इसके लिए उन्होंने ये बताया है कि मान लीजिए किसी निर्जन टापू में जनसंख्या का प्रथम समूह जाता है तो वह सबसे पहले अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती करता है, जिसको उन्होंने प्रथम श्रेणी की भूमि का नाम दिया है। उसके बाद जब जनसंख्या और बढ़ जाती है या उस टापू में बाहर से और जनसंख्या आ जाते हैं, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो अब अनाज कम पड़ने लगता है। केवल प्रथम श्रेणी के भूमि पर खेती करने से ही अनाज की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए द्वितीय श्रेणी की भूमि पर खेती की जाती है। तो यहां पर रिकार्डो ने बताया है कि प्रथम श्रेणी की भूमि में जो उत्पादन होता है उससे कोई लगान उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रथम श्रेणी की भूमि ही अधिसीमांत भूमि है और अभी प्रथम श्रेणी की भूमि ही सीमांत भूमि है। इसलिए जब केवल शुरू में प्रथम श्रेणी की ही भूमि पर खेती की जाती है तो कोई लगान उत्पन्न नहीं होता, परंतु जैसे ही द्वितीय श्रेणी की भूमि पर खेती की जाती है तो प्रथम श्रेणी की भूमि द्वितीय श्रेणी की भूमि की अपेक्षा अधिक अच्छी भूमि है, इसलिए द्वितीय श्रेणी की भूमि की तुलना में प्रथम श्रेणी की भूमि में अधिक उपज प्राप्त होता है। इसीलिए हम यदि प्रथम श्रेणी की भूमि में से द्वितीय श्रेणी की भूमि के उपज को घटा देंगे तो उपज का जितना अंतर आएगा वह प्रथम श्रेणी की भूमि का लगान होगा, ये उन्होंने बताया। इसके बाद भी यदि मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि का क्रम जारी रहता है तो इसी तरह से बाद में बाध्य होकर लोगों को तृतीय श्रेणी की भूमि और चतुर्थ श्रेणी की भूमि, जो प्रथम द्वितीय से तृतीय श्रेणी घटिया भूमि है और तृतीय श्रेणी की तुलना में ये चतुर्थ श्रेणी की भूमि घटिया श्रेणी भूमि है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चूंकि भूमि की पूर्ति सीमित है और भूमि की उर्वरापन में अंतर है, इसी कारण जनसंख्या जब बढ़ती है तो लोगों को खेती करने के लिए क्रमशः घटिया या सीमांत भूमि या कम उपज भूमि को खेती के लिए प्रयोग में लाना पड़ता है। और इसी कारण जो जो हम भूमि के नए टुकड़ों में कृषि कार्य करते हैं त्यों त्यों दोनों भूमि अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि के उपज में अंतर आता जाता है, इसीलिए लगान का उत्पन्न होता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि लगान का मूल्य कैसे निश्चित होता है। तो लगान का मूल्य बाजार में अनाज का जो मूल्य है वह सीमांत भूमि की उत्पादन लागत के द्वारा तय होता है। मतलब जो सीमांत भूमि होती है उसमें जो उत्पादन करने की लागत होती है उसी लागत के आधार पर अनाज की कीमत बाजार में तय होती है। इसको हम एक तालिका के द्वारा आगे हम जो है विस्तृत रूप से समझेंगे। विस्तृत खेती में लगान कैसे उत्पन्न होता है इसको एक तालिका के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम कॉलम में भूमि के प्रकार किस्म को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर 4 प्रकार की भूमि को दिखाया गया है। ए भूमि प्रथम श्रेणी की भूमि है और बी भूमि द्वितीय श्रेणी की भूमि है, सी भूमि तृतीय श्रेणी की भूमि है और डी भूमि चतुर्थ श्रेणी की भूमि है। तो यहाँ पर चूंकि प्रत्येक भूमि की उपजाऊपन में अंतर है, इसलिए समान लागत, देखिए प्रत्येक भूमि में हमने 500 रुपए की लागत लगाई है, इसके बावजूद प्रत्येक भूमि से प्राप्त होने वाले उत्पादन में अंतर है। इसको हम कॉलम नंबर 2 में दिखाए। देखिए गेहूं का उत्पादन क्विंटल में, तो प्रथम श्रेणी की भूमि अधिक उपजाऊ है इसलिए यहाँ 50 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा है।
बी श्रेणी की भूमि में 40 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा है और सी श्रेणी की भूमि में 30 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा है। और डी श्रेणी की भूमि सीमांत भूमि है जिसमें मात्र 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा है। अब चौथे कॉलम में हमने जो अनाज का उत्पादन होगा उसका बाजार में कितना मूल्य होगा इसको हमने यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर बाजार में मूल्य गेहूं का प्रति क्विंटल 25 रुपये निर्धारित होता है। 25 रुपये कैसे निर्धारित होता है? इस सीमांत भूमि की लागत के द्वारा। देखिए तो यहाँ पर हमने कुल लागत कितना तय लगाया, चौथी भूमि यानी डी भूमि में 500 रुपये लगाया, ये 500। और यहाँ कितना उत्पादन हुआ? 20 क्विंटल, तो बटे 20, 500 बटे 20 बराबर ये 25। तो ये 25 रुपये प्रति क्विंटल लागत तय होती है। ये किसके द्वारा तय हुई? डी भूमि के उत्पादन यानी चौथी किस्म की भूमि के द्वारा इसका उत्पादन 25 रुपये तय होता है। और जो सीमांत भूमि के द्वारा कीमत तय होती है उसी कीमत पर सभी श्रेणियों की भूमि के उत्पादन को बेचा जाता है। हालांकि इनकी लागत कम है फिर भी 25 रुपये प्रति क्विंटल में ए, बी और सी के उत्पादन को बेचा जाता है। इसी कारण लगान उत्पन्न होता है। तो इसको यहाँ पर कॉलम नंबर 5 में उत्पादन के रूप में लगान को दिखाया गया है। तो जैसे ए श्रेणी की भूमि में 50 क्विंटल उत्पादन हुआ, उसमें डी श्रेणी की भूमि 20 क्विंटल उत्पादन को घटा देंगे तो 50 ऋण 20 बराबर 30 क्विंटल लगान प्रथम श्रेणी की भूमि में पैदा हुआ, या प्रथम श्रेणी की भूमि को 30 क्विंटल लगान की प्राप्ति होती है। इसी तरह से बी श्रेणी की भूमि पर 40 ऋण 20 क्विंटल लगान के रूप में प्राप्त होता है। सी श्रेणी की भूमि में 30 ऋण 20 बराबर 10 क्विंटल लगान के रूप में प्राप्त होता है। और डी भूमि को कोई लगान प्राप्त नहीं होता क्योंकि वही सीमांत भूमि है। 20 ऋण 20 करेंगे तो यहाँ पर 0 आता है। तो इस तरह प्रत्येक श्रेणी की भूमि को यहाँ पर प्रथम श्रेणी की भूमि को 30, 20 और द्वितीय श्रेणी भूमि को 20 और तृतीय श्रेणी भूमि को 10 क्विंटल के बराबर उत्पादन के रूप में लगान प्राप्त होता है। अब इस कॉलम में, छठे कॉलम में हमने लगान को द्रव्य के रूप में या मुद्रा के रूप में प्रदर्शित किया है। यहाँ पर जो लगान उत्पादन के रूप में है और जो कीमत तय होती है डी भूमि के द्वारा लगान अनाज की, उससे गुणा कर देंगे तो हमें मुद्रा के रूप में लगान की प्राप्ति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 30 क्विंटल लगान उत्पन्न हुआ था और मूल्य कितना है? 25 रुपया। तो इसको 25 से गुणा कर देंगे तो 30 गुणित 25 बराबर 750 रुपये का लगान प्राप्त हुआ। किसको? ए श्रेणी की भूमि को। इसी तरह बी श्रेणी की भूमि को 20 गुणित 25 बराबर 500 रुपये का लगान प्राप्त हुआ। और सी श्रेणी की भूमि को 10 गुणित 25 बराबर 250 रुपये का लगान प्राप्त होता है। और डी श्रेणी की भूमि को कोई लगान प्राप्त नहीं होता। क्योंकि लगान इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि वहां पर उत्पादन जो है ना, उत्पादन लागत जो है, लगान जो है 0 है और इसलिए उसको 25 से जो मूल्य है अनाज का प्रति क्विंटल उससे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। या यहाँ पर 20 क्विंटल वहां पर अनाज का उत्पादन हुआ, उसको बेचेंगे 25 रुपये के भाव से तो 500 रुपये का उत्पादन हुआ और 500 रुपये ही यहाँ पर देखिए लागत है तो 500 घटा देंगे लागत यानी उत्पादन ऋण लागत बराबर 0। तो इसलिए डी श्रेणी की भूमि को कोई लगान की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि विस्तृत खेती के अंतर्गत किस तरह से लगान उत्पन्न होता है। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष यह है कि अधिसीमांत भूमि डी भूमि के ऊपर जो अधिसीमांत भूमि है ए, बी और सी, उनको जो अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है उसको ही हम लगान कहते हैं। अब विस्तृत खेती में जो लगान है उसको हम आइए रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक्स अक्ष ओ एक्स अक्ष पे भूमि की श्रेणियों को हमने बताया है। आपने देखा कि हमने 4 प्रकार की भूमियों को लिया था, ए श्रेणी भूमि, बी श्रेणी भूमि, सी और डी। ये 4 श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भूमि। चतुर्थ श्रेणी या डी श्रेणी की जो भूमि है वह सीमांत भूमि है और इसको कोई लगान की प्राप्ति नहीं होती और उससे प्राप्त उत्पादन को यहाँ पर वाई अक्ष में दिखाया गया है ना। तो प्रथम श्रेणी की भूमि से हमें 50 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता है और इस 50 क्विंटल में हम जो है सीमांत भूमि के उत्पादन को घटा दें तो 30 बचता है, 30 क्विंटल। तो ये जो रेखांकित भाग है यह प्रथम श्रेणी की भूमि से प्राप्त होने वाला लगान है। प्रथम श्रेणी की भूमि का लगान
30 क्विंटल, या मुद्रा के रूप में कितना था या 750 रुपये। इसी तरह से द्वितीय श्रेणी की भूमि से हमको 40 क्विंटल अनाज का उत्पादन प्राप्त होता है। उसमें से डी श्रेणी यानी सीमांत भूमि के उत्पादन को घटा दें तो 40 ऋण 20 बराबर 20, तो ये 20 द्वितीय श्रेणी के भूमि से हमको 20 क्विंटल या 500 रुपये के बराबर लगान की प्राप्ति होती है। मुद्रा के रूप में देखेंगे तो 500 और उत्पादन के रूप में देखेंगे तो 20 क्विंटल लगान प्राप्त होता है। और सी श्रेणी की भूमि में 30 क्विंटल का उत्पादन होता है और उसमें से 30 में से 20 सीमांत भूमि के उत्पादन को घटा दें तो सीमांत भूमि का उत्पादन है 20 क्विंटल, तो उसमें से 30 में से 20 घटा दें तो 10 बचता है। तो 10 क्विंटल तृतीय श्रेणी की भूमि में हमको लगान प्राप्त होता है और मुद्रा के रूप में यह होता है 250। अनाज की कीमत प्रति क्विंटल 25 रुपये तय हुआ था और हम जो उत्पादन है लगान उत्पादन के रूप में है उसको 25 से गुणा कर दें तो हमको लगान की प्राप्ति हो जाती है। और यह जो डी भूमि है इसको कोई लगान नहीं मिलता, 0 लगान मिलता है, क्योंकि यह सीमांत भूमि है। इसको 20 ऋण 20 बराबर करेंगे तो 0 के बराबर लगान मिलता है। तो इस तरह से सीमांत भूमि के ऊपर अधिक सीमांत भूमियों को जो अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है उसे ही लगान कहते हैं, जिसको इस डायग्राम में बताया गया है। जो इस डायग्राम में प्रथम श्रेणी की भूमि के लिए 30 क्विंटल और द्वितीय श्रेणी की भूमि के लिए 20 क्विंटल और सी श्रेणी की भूमि के लिए 10 क्विंटल है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम जो है गहन खेती के अंतर्गत लगान कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रेंट अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन, गहन खेती किसको कहते हैं, सबसे पहले हमको ये जानना होगा। तो जब किसी देश में खेती योग्य भूमि का अभाव होता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर हमको गहन खेती करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां भूमि की कमी है। इसलिए अतिरिक्त भूमि या ज्यादा भूमि को खेती योग्य काम में नहीं लाया जा सकता है और इसीलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए हम एक ही भूमि पर श्रम या पूंजी की अतिरिक्त मात्राओं को लगाते हैं और श्रम और पूंजी की जगह की ज्यादा मात्रा लगाकर हम उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मतलब ये हुआ गहन खेती में भूमि के बदले श्रम और पूंजी की ज्यादा मात्रा लगाकर उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और गहन खेती के अंतर्गत उत्पादन जब बढ़ाते हैं तो उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है, जिसके कारण जब हम श्रम और पूंजी की अधिक मात्रा लगाते हैं तो एक निश्चित बिंदु के बाद उस श्रम और पूंजी की अधिक मात्रा को लगाने से जो प्राप्त सीमांत उत्पादन है वह घटने लगता है। और इसी कारण जब सीमांत उत्पादन घटने लगता है तो एक सीमा के बाद कोई न कोई बिंदु ऐसी आती है जिसके में क्या होता है कि श्रम और पूंजी की लागत उसके द्वारा उत्पादित उपज के बराबर होता है, तो उसी को हम श्रम और पूंजी की सीमांत लागत कहते हैं और वहां पर उत्पादन और लागत आपस में बराबर हो जाते हैं। और इस श्रम और पूंजी की सीमांत मात्रा पर कोई लगान प्राप्त नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है जैसे विस्तृत खेती में हमने देखा था कि डी या सीमांत भूमि से कोई लगान नहीं मिलता, वहां पर उत्पादन और लागत दोनों आपस में बराबर होते हैं, कोई बचत नहीं मिलती, इसी बचत की प्राप्ति नहीं होती। उसी तरह से यहाँ पर श्रम और पूंजी की सीमांत मात्रा पर कोई अतिरिक्त बचत प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कोई लगान उत्पन्न नहीं होता। और श्रम और पूंजी की जो सीमांत इकाई है, सीमांत इकाई उसके पूर्व की इकाइयों को अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होता है, इसलिए उसको अधिक सीमांत इकाई कहते हैं या सुपर मार्जिनल डोज कहते हैं। और उनसे प्राप्त उत्पादन यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। श्रम और पूंजी की अधिक सीमांत मात्राओं की जो सीमांत उत्पादकता है वह श्रम और पूंजी की सीमांत मात्रा की सीमांत उत्पादकता से अधिक होता है। ये अधिक का चित्र है, ये साइन है। तो इस तरह से अधिक सीमांत और सीमांत दोनों की जो सीमांत उत्पादकता है उसमें अंतर होता है, इसीलिए दोनों के उपज के अंतर के कारण ही यहाँ पर गहरी खेती में भी लगान उत्पन्न होता है। अब इसके बाद हम गहरी खेती के अंतर्गत लगान जो उत्पन्न होता है उसको हम रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं और तालिका के भी माध्यम से समझ सकते हैं। तालिका के माध्यम से हमने पहले समझा था
विस्तृत खेती में लगान में ये देखिए, तो यहां पर आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि ये जो भूमि का किस्म है, यहां भूमि के बदले हम लिख देंगे श्रम और पूंजी, श्रम व पूंजी बस, और बाकी शेष बातें यथावत रहती हैं। तो ये श्रम और पूंजी की प्रथम मात्रा, ये श्रम और पूंजी की द्वितीय मात्रा, ये श्रम और पूंजी की तृतीय मात्रा, और ये डी सीमांत मात्रा हो जाएगी श्रम और पूंजी की। तो उससे किस तरह से लगान उत्पन्न होता है, 30, 20, 10 यहाँ स्पष्ट है। और इसी तरह से मुद्रा के रूप में यह 750 रुपए का, 500 रुपए का और 250 रुपए का लगान उत्पन्न होता है, ये हमने देखा था। बिल्कुल ठीक जैसे हमने भूमि के संबंध में इसको समझा था, वैसे ही इसको हम श्रम और पूंजी के संबंध में भी समझ सकते हैं। उसी बात को यहाँ पर रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसके लिए हमने एक्स अक्ष में श्रम एवं पूंजी की मात्रा को प्रदर्शित किया है और OY अक्ष में उत्पादन को क्विंटल में प्रदर्शित किया है। यहाँ श्रम और पूंजी की हमने 4 मात्राएं ली हैं, प्रथम श्रेणी मात्रा, द्वितीय मात्रा, तृतीय मात्रा और चतुर्थ मात्रा। तो ये जो चतुर्थ मात्रा है ये सीमांत मात्रा है, इससे कोई लगान की प्राप्ति नहीं होती है। और ये प्रथम श्रेणी की मात्रा से हमको 30 क्विंटल उत्पादन के रूप में या मुद्रा के रूप में 750 रुपए के बराबर लगान की प्राप्ति होती है। श्रम और पूंजी की द्वितीय श्रेणी की मात्रा से हमको 20 क्विंटल या 500 रुपए के बराबर लगान की प्राप्ति होती है। और श्रम एवं पूंजी की तृतीय श्रेणी की मात्रा से हमको 10 क्विंटल लगान उत्पादन के रूप में या मुद्रा के रूप में 250 रुपए के बराबर लगान की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया गहरी खेती के अंतर्गत लगान कैसे उत्पन्न होता है। तो ये रहा रिकार्डो का लगान सिद्धांत, जिसको हमने विस्तृत खेती एवं गहरी खेती दोनों रूप में हमने जाना। इसके बाद हम देखेंगे रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचना। तो रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा आलोचना की गई है और उनके द्वारा पहली आलोचना ये की गई है कि जो भूमि का उपजाऊपन है वह मौलिक नहीं होता और न ही अविनाशी होता। मौलिक रिकार्डो ने बताया था कि जो भूमि का उपजाऊपन है वो मौलिक होता है, अर्जित नहीं किया जा सकता। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के कहना है कि रासायनिक खाद, कंपोस्ट आदि के द्वारा हम भूमि में उर्वरापन को बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह से जो उसका उपजाऊपन है अविनाशी नहीं है, ऐसा कहना गलत है। आज के विज्ञान युग में हम एटम बम के द्वारा या अन्य रासायनिक कीटनाशक दवाइयों के द्वारा इसकी उपजाऊपन को नष्ट कर देते हैं, ये आप सभी जानते हैं। इसी तरह से उन्होंने एक अर्थशास्त्री हैं हेनरी कैरे, उन्होंने कृषि के ऐतिहासिक क्रम जैसा रिकार्डो ने बताया है उसको गलत कहा है। उनके अनुसार सबसे पहले सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती नहीं की जाती, बल्कि उस भूमि पर खेती की जाती है जो आबादी के सबसे निकट होता है। इसी तरह से रिकार्डो ने भूमि की सीमितता को ही लगान उत्पन्न होने का मूल कारण बताया था। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान उत्पन्न होने का कारण है भूमि की मांग जो है भूमि की पूर्ति से अधिक होती है। ये भूमि की मांग ज्यादा है और उसकी पूर्ति कम होती है, इसीलिए लगान उत्पन्न होता है। यानी भूमि की सीमितता के कारण लगान उत्पन्न होता है। और चौथी आलोचना ये की गई है कि रिकार्डो के अनुसार जो सीमांत भूमि है उसको कोई लगान प्राप्त नहीं होता, परंतु व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि कोई भी भूमि लगान रहित नहीं होती, प्रत्येक भूमि को लगान देना पड़ता है यदि हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचना की गई है। अब हम देखेंगे कि रिकार्डो का लगान सिद्धांत निरर्थक नहीं है, लगान सिद्धांत इनका बहुत महत्वपूर्ण है। लगान के विचार को समझने में जो इनका सिद्धांत है महत्वपूर्ण है, और यह आज भी सत्य है कि जनसंख्या के दबाव के कारण ही हमें घटिया भूमि पर खेती करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो धन्यवाद। ये रहा रिकार्डो का लगान सिद्धांत।